जो किसी भौगोलिक स्थान पर निवास करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के थर्ड लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के टॉपिक भारतीय समाज के विषय में। दोस्तों, भारतीय समाज के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समाज के अर्थ के। समाज हम कहते किसे हैं? अगर बिल्कुल सामान्य अर्थ की बात करें, जैसे हम हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज, ब्रह्म समाज, मुस्लिम समाज, या इस प्रकार के जो समाज की हम बात करते हैं, उस समाज के अर्थ के अंदर समाज क्या है? लोगों का एक समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक समूह में रहता है, भौगोलिक स्थान पर रहता है, और उस समाज की एक निश्चित संस्कृति होती है। उन लोगों की एक पर्टिकुलर संस्कृति जो है वो होती है, और इनमें जो है एकता की भावना होती है। इन सभी के अंदर एकता, आपस में एकजुट होकर के रहते हैं, एकता की भावना पाई जाती है। ये सभी अपने आप को एक मानते हैं, और एक मानने के कारण ही अपने आप को एक विशिष्ट अस्तित्व के रूप में भी मानते हैं, जैसे कि हिंदू समाज और ब्रह्म समाज। और अगर हम इसी को समाजशास्त्र के अर्थ में देखें तो समाज शब्द का जो अर्थ है हमें थोड़ा सा भिन्न देखने को मिलता है, क्योंकि समाजशास्त्र में जो है समाज शब्द का तात्पर्य कि नहीं व्यक्तियों के समूह से न लेकर के सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिए किया जाता है। समाज शब्द का जो प्रयोग है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिए समाज शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तो जहाँ सामान्य अर्थ में हम लोगों का समूह मानते हैं, वहीं समाजशास्त्र के अंदर इसका अर्थ थोड़ा सा अलग मिलता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। ये कहते थे कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। तो हमारे सामने स्पष्ट है कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों से बुना हुआ जो ताना बाना है, सामाजिक संबंधों का जो जाल है, उसे ही हम समाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हालांकि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर भारतीय समाज की विशेषताएं ही दी हुई है, लेकिन हमें थोड़ा सा अर्थ जानना आवश्यक था, जो हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय समाज की विशेषताओं के विषय में। भारतीय समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हालांकि अभी जो हम बात करने वाले हैं वो प्राचीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। उनमें से कुछ अभी विद्यमान हैं और कुछ समाप्त हो चुकी हैं और कुछ नई भी आ चुकी हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्नों में जो पूछा जाता है वो इन्हीं में से आता है। तो सबसे पहले हम बात करें वर्ण एवं जाति में विश्वास। भारतीय समाज जो है वो वर्ण और जाति में विश्वास करता है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार इनका जीवन संचालित होता है। जैसे हम 4 आश्रम जो हम बात किया करते हैं, वो चारों के चारों आश्रम हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन यापन होता है भारतीय समाज का। यहाँ 16 संस्कार हैं जिनको मान्यता दी गई है, सभी की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद में 5 महायज्ञ हैं जिनको भारतीय समाज मान्यता देता है। पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें यकीन करता है। ऋण भी हैं, उनकी भी बात करेंगे। इसके बाद में देखिएगा, वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। वर्ण व्यवस्था जो है उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर हमें मिलता है। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। वर्ण कितने हैं? तो वर्ण है 4। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हालांकि ये जो वर्ण थे जिनका जो निर्माण हुआ है रंग के आधार पर भी माना जाता है, और इनका जो निर्माण है वो व्यवसाय के आधार पर भी माना जाता है। हालांकि ये कर्म के आधार पे थे, जैसा व्यक्ति कर्म किया करता था उसी हिसाब से उनमें वर्णों को बांट दिया गया, और ये जो वर्ण थे वो परिवर्तनशील थे, यानी ऊपर नीचे हुआ जा सकता था काम के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे ये जातिगत होते चले गए और इसने जाति का रूप ले लिया। लेकिन वर्णों की बात करें संख्या की, तो आज भी हमारे पास में 4 ही हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये क्रमानुसार ही है, जिसमें सबसे उच्च जो स्थान है वो ब्राह्मण को है, फिर क्षत्रिय को आता है, फिर वैश्य को आता है, और उसके बाद में शूद्र को आता है। ब्राह्मण का जहाँ जो कार्य था वो वेदाध्ययन करना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना आदि हुआ करता था। क्षत्रिय का जो कार्य था वो रक्षा से संबंधित था। वैश्य का जो कार्य था वो व्यापार और पशुपालन आदि से संबंधित था, और शूद्र का कार्य था इन चारों की सेवाएं करना।
द्विज जो है ऊपर तीनों को कहा जाता था। शूद्र के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सुविधाएं थी वो इनके लिए नहीं थी, रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थे। और ये जो 4 वर्ण हैं ये आज भी हम इनको पढ़ते हैं, इनकी बात हमारे भारतीय समाज में होती है। अगर हम बात करें आश्रम जो व्यवस्था है तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ दिया गया है, जाबाली उपनिषद में दिया गया है। कहाँ है? जाबाली उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। आश्रमों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है? आश्रम हैं जी कुल 4। कुल 4 आश्रम हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु का माना जाता है। दूसरा जो है वो गृहस्थ आश्रम है जिसमें 25 से 25 वर्ष तक की आयु का टाइम पीरियड माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम जो है 51 से 75 साल का है और संन्यास आश्रम उसके बाद में आता है 76 से लेकर के 100 वर्ष। तो पहले जो था एक मनुष्य का जो जीवन है 100 वर्ष का माना गया कि 100 वर्ष की आयु मनुष्य जीता है। फिर उस समाज को, उस हमारी सामाजिक व्यवस्था को जो है 4 भागों में बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य यानी 0 से 25 साल तक का जो मनुष्य होगा वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। उसके अंदर उसे वेदाध्ययन करना है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी है और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है। उसके बाद में जैसे ही वो ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा कर लेता है तो वो गृहस्थ आश्रम में आता है जिसके अंदर उसे विवाह और संतानोत्पत्ति आदि करनी होती है और अपने गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना होता है। जैसे ही वो 50 साल का हो गया तो 51 साल की उम्र के अंदर से लेकर के 75 साल तक वो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ देता है। वनप्रस्थ यानी वन की ओर गमन वो कर जाता है। सहपरिवार भी अपनी पत्नी के साथ भी वो वहाँ पर जा सकता है। अब वहाँ पर जाकर के वो बच्चों को पढ़ाने का और इस प्रकार के सामाजिक कार्य वो किया करता है। उसके बाद में वो पूरी तरह से संन्यास आश्रम के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। वो सारी दुनियादारी को छोड़ देता है और उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से जो है भारतीय सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसको बांटा गया था 4 आश्रमों के अंदर, जिसका उल्लेख किया गया है जाबाली उपनिषद के अंदर। इसके बाद में हम बात करें 16 संस्कारों की। 16 संस्कार भी हमारे भारतीय समाज में हैं। 16 संस्कार कौन कौन से? एक आधा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, बहुत बार पूछा गया है तो इस बार भी हो सकता है वो पूछ ले। संस्कार शब्द का अगर आपसे पूछा जाए तो सामान्य अर्थ हम शुद्धिकरण लेकर के चलते हैं। संस्कार का सामान्य अर्थ क्या है दोस्तों? शुद्धिकरण। संस्कारों में पहला जो संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार आता है। जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो घर के अंदर उत्सव मना करके इस संस्कार को जो है संपन्न किया जाता है। इसे हम पुत्रेष्टि संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसे पुत्रेष्टि संस्कार भी हम कहते हैं। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार होता है। उसके बाद में जो दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, ये गर्भ के 3रे माह में किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति है तो पुत्र प्राप्ति का पहले बहुत ज़्यादा महत्व था, हालांकि सामाजिक परिवर्तन के कारण आज के समय में इतना नहीं रहा। ये जो 16 संस्कार हैं दोस्तों, किसी भी मनुष्य के जीवन में इन 16 संस्कारों का पालन हमें करना होता है। ये 16 संस्कार हैं भारतीय समाज में जिनके द्वारा जीवन संपन्न होता है। पुंसवन संस्कार गर्भ के 3रे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें तीसरा जो है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है बच्चे को अमंगलकारी जो शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए चौथे, छठे या 8वें माह में किया जा सकता है। कब होगा? चौथे, छठे या 8वें माह में किया जा सकता है बच्चे को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। चौथा जो संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार। देखो ये जन्म होने के बाद में है तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। ये 3 जो संस्कार हैं वो जन्म से पहले के हैं दोस्तों। 3 संस्कार कब के हैं? जन्म से पहले के। जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार हैं। ये सारे के सारे बच्चे के जन्म से पहले हैं, यानी बच्चा अभी कहाँ है? गर्भ में ही है। जात कर्म जो संस्कार है वो है जन्म होने के बाद होने वाला पहला संस्कार है दोस्तों। जन्म होने के बाद में जो पहला संस्कार होता है वो है जात कर्म संस्कार। इसके अंदर क्या किया जाएगा? सोने की शलाका से दूध, दही, शहद आदि से बालक की जिह्वा पर, जीभ पर वेद शब्द लिखा जाता है। इससे बच्चे की आयु बढ़ती है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, जो 5वां जो संस्कार आता है वो है नामकरण संस्कार। सामान्य सा है, नामकरण में हम क्या करेंगे? बच्चे का नाम
रखा जाता है, जन्म के 11वें दिन रखा जाता है। बाकी अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। छठा जो हमारा संस्कार है वो निष्क्रमण संस्कार है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जन्म के 12वें दिन से चौथे मास के मध्य ये कभी भी संपन्न होता है। बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, यानी बच्चा जो है वो पहली बार घर से बाहर कब निकलता है, छठे संस्कार के अंदर, जो 12वें दिन से चौथे माह के मध्य कभी भी संपन्न हो सकता है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो संस्कार आता है वो आता है अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के 6 माह के पश्चात पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है तो इसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अन्नप्राशन। जन्म के 6 माह के पश्चात ये संस्कार होता है। 8वें संस्कार की बात करें तो मुंडन है, जड़ूला है, या जिसको चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। जन्म के समय से जो बाल हैं उन्हें पहले या तीसरे वर्ष के अंदर काट दिया जाता है, जिसे हम मुंडन या चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार के नाम से जानते हैं। 9वां जो संस्कार है वो है कर्ण भेदन संस्कार। इसमें बच्चे के कान को छेद कर सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। बच्चे के कान को छेद कर गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है, फिर उसकी विद्या का आरंभ होता है। विद्यारंभ संस्कार 10वां संस्कार है। ये 5वें वर्ष में होता है और इस समय क्या किया जाएगा, उसको सर्वप्रथम गुरुकुल में भेजा जाता है। वो वहाँ पर विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है। 11वां जो हमारा संस्कार है वो है यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार है। ये जो संस्कार है 10 से 11 वर्ष की आयु में होता है और ये विशेषतः ब्राह्मण परिवारों में ही संपन्न हुआ करता है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा दिन माना जाता है वो रक्षाबंधन का दिन माना जाता है। बाकी हो तो कभी भी सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया दिन की बात करें तो वो रक्षाबंधन का जो है दिन माना जाता है। उसके बाद में 12वां जो संस्कार है वेदारंभ संस्कार है। इस समय उसकी वेद की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाती है। केशांत या गोदान ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष का है, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष का है और वैश्य के लिए 24 वर्ष का है। देखिए इस समय क्या होता है कि उसके सिर का मुंडन किया जाता है, सिर के सारे बाल उसके उतार दिए जाते हैं, कि जिसे हम केशांत या गोदान के नाम से जानते हैं, मुंडन कहते हैं हम इसको। इसकी जो आयु है वो अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग थी। समावर्तन या दीक्षांत जो संस्कार है, शिक्षा जब उसकी बालक की पूरी हो गई तो वो जो है गुरु दक्षिणा दे करके वहाँ से विदाई लेता है, जिसे हम दीक्षांत संस्कार के नाम से जानते हैं। 15वां जो संस्कार है विवाह संस्कार है दोस्तों। 15वां जो संस्कार है वो विवाह संस्कार है। देखिएगा पहले जो 3 संस्कार थे वो जन्म से पहले के थे और चौथे से लेकर के 15 तक के जो संस्कार हैं वो सारे के सारे बालक से संबंधित है, जिसमें उसकी शिक्षा दीक्षा वगैरह सारे कुछ सम्मिलित हैं। तो 15वां जो है विवाह संस्कार होता है। इसके बाद में वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और इसके बाद में एक अंतिम संस्कार आता है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं, जो मृत्यु होने के बाद में किया जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारे 16 संस्कार जिनकी हमने बात की है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा पंच महायज्ञ भी आते हैं। पंच महायज्ञ की बात हमने की थी। ये भी भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है। किस लिए किया जाता है? जीवन के मोक्ष के लिए, जीवन और मृत्यु के झंझट से छुटकारा पाने के लिए पंच महायज्ञ करने अनिवार्य होते हैं। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अगर ये नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, या हम ऐसा कहें कि इनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये पंच महायज्ञ है, नाम याद रखिएगा। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, या फिर मनुष्य यज्ञ भी हम इसे कहते हैं। अगली बात हम करें 4 पुरुषार्थों के संबंध में। ये भी आवश्यक हैं। 4 पुरुषार्थ भी भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हम मानते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की बात करें तो धर्म जो हम हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से लेते हैं, यहाँ पर धर्म का वो तात्पर्य नहीं है दोस्तों। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्यों का निर्वहन। धर्म क्या है? कर्तव्यों का निर्वहन है। हर व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य निर्धारित है उसे हम उसका
धर्म कहते हैं। जैसे मानव धर्म की बात करें तो मानव के लिए जो निर्धारित कर्म है, कर्तव्यों का जो समूह है, उसे हम धर्म के नाम से जानते हैं। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्यों का निर्वहन करना। जैसे हिंदू धर्म के हिंदू लोगों के लिए जो कर्तव्य हैं उन्हें हम हिंदू धर्म के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। काम की बात करें तो काम जो है गृहस्थाश्रम के अंदर आकर के जो मनुष्य हैं वो काम प्रवृत्ति को संतानोत्पत्ति के लिए उपयोग किया करता है। अर्थ कमाना, अर्थ यानी धन कमाना भी यहाँ पर आवश्यक होता है। तीसरा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ यानी धन के रूप में हम लेकर के चलते हैं। मोक्ष है वो संसार से मुक्ति के लिए होता है। इन 4 पुरुषार्थों का पालन हर मनुष्य को भारतीय समाज के अंदर करना होता है। ये भी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण देखिए विशेषता है। 3 ऋण की भी बात भारतीय समाज में की जाती है। ये चुकाने पर ही मोक्ष होगा, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति, यानी भारतीय समाज के अंदर सबसे बड़ा जो स्थान है वो मोक्ष को दिया गया है और हम सभी कुछ कार्य करते हैं अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। तो 3 जो ऋण दिए गए हैं उनके बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 3 ऋण कौन कौन से हैं? पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है। 3 जो ऋण हैं ये चुकाने के बाद में ही जो है मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ऐसी परंपरा भारतीय समाज में है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक के विषय में बात करें परिवार की अवधारणा की। परिवार क्या होता है, परिवार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार भी एक सामाजिक समूह है। हम परिवार को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समाज की एक सबसे छोटी इकाई भी हम इसे मान करके चलते हैं। परिवार एक सामाजिक समूह ही है, लेकिन इसके सदस्य कैसे होंगे, इसके सदस्यों का निर्माण किस तरह से होगा, कैसे इसका सदस्य बना जा सकता है? तो इसके सदस्य रक्त के आधार पर जुड़े होते हैं, यानी हम सामान्यतः कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें रक्त संबंधी रहते हैं। ऐसा कहने वाले थे जो विद्वान थे वो थे विल्स और हाइजर। इन्होंने ही इसका जो ये परिभाषा दी है। इसके बाद में देखिएगा मैकाइवर एवं पेज की भी एक अच्छी परिभाषा है कि परिवार एक समूह है जो कि यौन संबंधों पर आधारित होता है। यानी परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है और इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म और पालन की व्यवस्था करता है। यानी ये एक ऐसा समूह है जो छोटा है, जो बच्चों के जन्म और पालन की व्यवस्था करता है और इसका जो आधार है वो यौन संबंध होता है। यौन संबंधों पर आधारित ये एक ऐसा समूह है जिसका आकार छोटा है और बच्चों के जन्म और पालन की ये व्यवस्था करता है। ऐसा कहा था मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा में। इसके बाद में हम बात करें माता पिता और उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। ये भी एक स्पष्ट परिभाषा है कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था, यानी माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बीच में संबंध हैं, उन संबंधों की ये जो व्यवस्था बनी हुई है इसे ही हम परिवार के नाम से जानते हैं। परिवार जो हमारा सामाजिक जीवन है उसकी सबसे छोटी यानी लघुत्तम इकाई है। इसे हम परिवार की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। अब देखिएगा परिवार किसे कहें, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है परिवार के अंदर पति और बच्चों का होना अनिवार्य है। यानी पति पत्नी और बच्चे होंगे तो ही हम उसे परिवार कहेंगे। यदि उसमें से एक का भी अभाव है यानी एक भी नहीं है तो उसे हम गृहस्थी कह सकते हैं, परिवार नहीं कह सकते हैं। जैसे यानी पति पत्नी है और बच्चे नहीं हैं तो भी वो पूरा परिवार नहीं है, पति है बच्चा है लेकिन पत्नी नहीं है तो भी वो पूरा परिवार नहीं है। एक का भी किसी का भी अगर अभाव है तो हम उसे पूरा परिवार नहीं कह सकते हैं। सामाजिक इकाई के रूप में अगर हम बात करें तो स्त्री पुरुष का एक ऐसा समूह है जो विवाह रक्त और गोद के संबंधों के आधार पर निर्मित होता है। सामाजिक इकाई है ये भी एक, और ये स्त्री पुरुष का एक समूह है जो समाज मानता है कि जो विवाह रक्त या गोद संबंधों के आधार पर भी निर्मित होता है। और इसमें जो है दत्तक व्यक्तियों सहित परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें दत्तक व्यक्तियों
सहित कुछ वैवाहिक रक्त संबंधी शामिल होते हैं और सामाजिक इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है। तो थोड़ा व्यापक रूप से हम देखें तो परिवार मुख्यतः तो ऐसा समाज या ऐसा समूह होता ही है जिसमें जो है पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ अन्य संबंधी भी रह सकते हैं जो थोड़ा सा इसका व्यापक रूप आता है। इस प्रकार के परिवार भी हमें सामाजिक इकाई के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित स्थान भी हुआ करता है। परिवार की विशेषताओं की बात करें तो देखिएगा, सामाजिक संरचना के अंतर्गत केंद्रीय इकाई में यानी मूल जो इकाई है वो परिवार ही होती है। यहाँ जो आधार है इनका भावनात्मक आधार होता है। ये सारा जो परिवार है भावनात्मक आधार पर जुड़ा होता है। आपस के अंदर प्रेम है, दया, करुणा और सहिष्णुता जैसी भावनाओं के आधार पर ये आपस में बंधे हुए होते हैं और भावनात्मक आधार पर एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए ये तैयार रहते हैं। परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। स्थायी कैसे? तो परिवार संस्था के रूप में हमेशा से स्थायी है। परिवार था, परिवार है और आगे भी रहने वाला है। यानी परिवार जो संस्था है वो क्या है? स्थायी है। लेकिन अस्थायी किस रूप में है? जैसे पति पत्नी बच्चे हैं लेकिन तलाक हो जाने के बाद में जो परिवार है वो समाप्त हो गया, तो उस रूप में हमें ये अस्थायी के रूप में भी दिखाई देगा। परिवार का सीमित आकार होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता, कुछ सदस्यों के बीच में ये सीमित होता है। परिवार में एक वंश नाम की भी व्यवस्था होती है, यानी आपके नाम के आगे एक उपनाम लगाया जाता है जो वंशानुगत रूप से हमें प्राप्त होता है। रक्त संबंधी मुख्यतः इसमें कौन से लोग पाए जाएंगे? रक्त संबंध के आधार पर जो व्यक्ति हैं, समूह है, वो लोग इसके अंदर रहा करते हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, हर सदस्य का भावनात्मक रूप से उत्तरदायित्व बनता है। वो अपने परिवार के लिए जीता है, परिवार के लिए कार्य करता है, परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार वो रहता है। सार्वभौमिकता मतलब परिवार सभी जगह पाया जाता है। सार्वभौमिकता से तात्पर्य कि विश्व के अंदर सभी जगह परिवार पाए जाते हैं। और परिवार जो है सामाजिक नियंत्रण की भी एक इकाई मानी जाती है, सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। और परिवार के अंदर विवाह संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंधों के आधार पर ही परिवार का निर्माण होता है। तो कौन कौन से हैं? केंद्रीय स्थिति में है, भावनात्मक आधार है, स्थायी भी है, अस्थायी भी है, सीमित आकार है, वंश नाम की व्यवस्था देता है, रक्त संबंधों पर बनता है, सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, सार्वभौमिकता सभी जगह पाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण है, वैवाहिक संबंध यहाँ पर अनिवार्य होते हैं। इसके बाद में हम बात करें परिवारों के प्रकारों के संबंध में, कौन कौन से परिवार पाए जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें एकाकी परिवार के विषय में। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसे हम केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, नाभिकीय परिवार भी कहते हैं और दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहते हैं। ये कौन सा परिवार होता है दोस्तों? ये एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर पति पत्नी रहते हैं और उसके आश्रित बच्चे रहते हैं, यानी पति पत्नी और बच्चे। ये परिवार का जो है वो सबसे छोटा रूप हो गया। अगर बच्चों की शादी हो जाएगी तो बच्चे भी उसी प्रकार से अलग परिवार बना लेते हैं। वापस इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पति पत्नी और आश्रित बच्चे, यानी सबसे छोटा परिवार कौन सा हो सकता है? अभी हमने बात की कि परिवार के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पति पत्नी और बच्चों की होती है। अगर उनमें से एक भी नहीं है तो हम उसे परिवार नहीं कह सकते, गृहस्थी कह सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो एकाकी परिवार में आता है जिसमें एक ही परिवार रहता है, यानी पति पत्नी और उसके आश्रित जो बच्चे हैं वो। शादी होते ही बच्चे भी अलग हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा जो है वो शहरों में अधिक आपको देखने को मिलेगा। एकाकी परिवार शहरों में अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिएगा, एकाकी परिवार जो है बनते क्यों हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण एकाकी परिवार बनते हैं। और हर जो परिवार है, व्यक्ति है, वो स्वतंत्रता का इच्छुक होता है, अपने हिसाब से कार्य करना चाहता है। उसकी कुछ निजी स्वतंत्रताएं होती हैं जिनके लिए भी वो एकाकी परिवार का चुनाव करता है। फिर दूसरा, सामाजिक परिवर्तन भी इसी प्रकार से हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में हम लोग देखते हैं, तो इसलिए पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव स्वरूप भी एकाकी परिवार बनने शुरू हो गए। अर्थ प्रधान है दोस्तों कि यहाँ पर पति पत्नी मिलकर के धन कमाते हैं और अपनी एक अलग सत्ता बनाते हैं, इसलिए अर्थ प्रधानता के रूप में, यानी अपना धन अपने पास में ही रखने के लिए भी एकाकी परिवार जो है वो ज़्यादा बन रहे हैं। दूसरा, एक मजबूरी भी है कि रोजगार और व्यवसाय के लिए गांव को छोड़ना पड़ता है, प्रव्रजन करना पड़ता है, इसलिए भी एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं। गांवों से शहरों की ओर पलायन जो है इसका एक मुख्य कारण माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर पूरा संयुक्त परिवार नहीं जा सकता है दोस्तों। नौकरी लगने के कारण यानी कि उनका व्यवसाय है उसके कारण भी उन्हें वहां पर जाना पड़ता है। संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें, संयुक्त परिवार क्या है?
3 या 3 से अधिक पीढ़ी, यानी मिनिमम क्या है 3 जो पीढ़ी है वो वहाँ पर रहनी चाहिए। 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे कि दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता और स्वयं, यानी 3 से अधिक पीढ़ी जहाँ रहती है उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। गांव में आपको खूब सारे संयुक्त परिवार देखने को मिल जाएंगे। इनकी मुख्य विशेषता की बात करें कैसे होते हैं तो तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं। ये स्थायी होंगे, ये टूटते नहीं जल्दी से। कोई एक परिवार उनमें से अलग भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता है। इसको आप इस तरह से मान लीजिए कि कई परिवार एक परिवार में जब मिलकर के रहते हैं तो हम उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। इन सभी का एक साझा निवास होता है, यानी एक ही घर के अंदर अलग अलग भाग के अंदर जो है कई परिवार रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। उनका साझा निवास होता है, उनकी संपत्ति साझी होती है, उनका खाना साझा बनता है, रीति रिवाज साझे होते हैं, डिसीजन जो हैं वो भी साझे होते हैं। इस प्रकार से जो परिवार बनता है उसे हम साझा या संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। इनका धर्म जो है वो साझा होगा, आकार बड़ा होगा क्योंकि कई परिवार रहते हैं। इसमें संस्तरण होगा, यानी संस्तरण का मतलब जो व्यक्ति के अधिकार हैं, उत्तरदायित्व है, वो सबसे घर का जैसे बड़े व्यक्ति हैं, अगर वो नहीं है तो उसके बाद में डिसीजन उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, इस तरह का एक संस्तरण जो है वो परिवार के अंदर पाया जाता है। से एक संयुक्त समिति के रूप में काम करता है। सहकारी संगठन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यानी एक सब के लिए और सब एक के लिए। ये एक उत्पादक इकाई है, विशाल आकार, हमने बात भी कर ली। इन आपस में पारस्परिक अधिकार इनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं और दायित्व भी इनके अपने परिवार के प्रति होते हैं। एक दूसरे के प्रति अधिकार भी यहाँ थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ संबंध ज़्यादा हैं वहाँ पर अधिकार भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करें संयुक्त परिवार का क्या महत्व है, तो ये श्रम विभाजन के लिए महत्व रखता है। यानी श्रम विभाजन के अंतर्गत परिवार के सदस्यों का जो कार्य है वो बांट दिया जाता है, जिसके कारण कार्य करना सुगम हो जाता है। यहाँ समाजवाद की अवधारणा को भी पोषित करता है। बचत, यानी सारे लोग एक साथ कमाते हैं, खाना एक साथ बनता है, सारी चीज़ें एक साथ शेयर होती हैं, तो इस कारण परिवार के अंदर बचत भी ज़्यादा होती है। और विश्राम के अवसर भी हमें मिल जाते हैं, क्योंकि परिवार बड़ा है, सदस्य ज़्यादा हैं, तो एक दूसरे के स्थान पर वो काम करते हैं, इसलिए विश्राम के अवसर भी मिल जाते हैं। अगर आप एक ही हैं तो आपको काम पे जाना ही पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति अगर बीमार है, काम करने की क्षमता आज के दिन उसकी नहीं है, तो दूसरे उसकी हेल्प करते हैं, जिसके कारण उसको विश्राम के अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं। सामाजिक एक प्रकार का बीमा भी है ये। दूसरा, भूखंडन को रोकता है, क्योंकि जो संपत्ति है वो संयुक्त रहती है, भूमि जो है वो संयुक्त रहती है, इसलिए भूखंडन नहीं होता और इसी कारण से जो है आर्थिक उन्नति है वो सुनिश्चित होती है। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ एक दोष भी हैं, जैसे निकम्मेपन में वृद्धि होती है। तो उन्हें ये लगता है कि अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो भी तो हमें खाना मिलना ही है, इसलिए यहाँ निकम्मापन भी कई बार देखने को मिलता है। और संयुक्त परिवार होने के कारण कई बार ये व्यक्तित्व के विकास में बाधक भी बनता है। अकेला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, सारे कार्य खुद नहीं कर सकता, इसलिए कभी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, इसलिए व्यक्तित्व विकास के अंदर ये बाधा देता है। ज़्यादा सदस्य होंगे तो झगड़े होने की भी संभावना रहती है और परिवार में एकांत का अभाव रह गया। यहाँ एकांत जैसी कोई चीज़ सामान्यतः देखने को नहीं मिलती, इसीलिए एकाकी परिवार जो है इसके कारण बनते हैं। और इसमें अनियंत्रित प्रजनन भी होता है, कारण कि यहाँ पर उन्हें पता है कि संपत्ति बंटनी नहीं है, खाना सबके लिए है, तो वो खुद के ऊपर बोझ नहीं समझते हैं, इसलिए खुद की जिम्मेदारी न समझने के कारण जो है प्रजनन दर भी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुशलता और गतिशीलता में ये बाधक होता है। साथ ही स्त्रियों की जो है दुर्दशा यहाँ हमें देखने को मिली, क्योंकि अधिकार कम होते हैं और उन्हें दिन भर ज़्यादा सदस्यों के लिए कार्य करना पड़ता है, इसलिए उनकी दुर्दशा रहती है। और ये कुछ सामाजिक समस्याएं इसी प्रकार के लेकर के भी आता है। इसके बाद में हम बात करें विस्तृत परिवार की। विस्तृत क्या हो गया, ये उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा परिवार हो गया। इसमें जो है विवाह संबंधों के बाद बने रिश्ते भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे ससुराल पक्ष के लोग आकर के रहने शुरू कर दिए, ननियाल पक्ष के कुछ लोग, मामा आदि आकर के रहने लग जाते हैं, तो ये जो परिवार है विस्तृत परिवार कहलाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक सदस्यों की संख्या होती है। एकाकी परिवार कौन सा होगा, जिसमें रक्त संबंधी है, पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें
कुछ एकाकी परिवार जुड़ करके रहते हैं, जिसमें 3 पीढ़ी के लोग सामान्यतः रहते हैं, कम से कम 3 पीढ़ी की बात की। विस्तृत परिवार जो है विवाह संबंधों के बाद बने जो संबंध हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, जैसे ससुराल पक्ष के, जैसे साला है या जीजा है वो एक घर में रहना स्टार्ट कर दें, ननियाल पक्ष के लोग हैं मामा जी वो घर पे रहना शुरू कर दें। तो ऐसा जब परिवार बनेगा तो उसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी और इसे हम जो है विस्तृत परिवार के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा कुछ और प्रकार हैं अधिकार या उत्तराधिकार के आधार पर विवाह के प्रकार। तो उत्तराधिकार के आधार पर 2 हैं, पितृसत्तात्मक या पितृमार्गी, मातृसत्तात्मक या मातृमार्गी। यानी जहाँ पर अधिकार जो है वो पिता के पास में होंगे, यानी पिता की ओर होते हैं, नाम उन्हीं की होती है सारी संपत्ति, उसे हम पितृसत्तात्मक, डिसीजन घर में पिता ही लेता है। और मातृसत्तात्मक में जो सारी चीज़ें हैं वो मातृ मार्गी होती है, यानी सत्ता जो है वो माता के हाथ में होती है, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुआ करता था। तो आज यहाँ ये हमें देखने को मिलेंगे, मालाबार के नायर, खासी व गारो जनजाति में ये देखने को मिल जाएंगे। और पितृसत्तात्मक जो है वो पूरा भारतीय जो परिवार हैं वो इसी प्रकार के परिवार होते हैं। इसके बाद में हम बात करें निवास स्थान के आधार पर, तो सबसे पहले आता है पितृस्थानीय परिवार, यानी पितृ के घर पे रहना। ये संतान के आधार पर हम मान करके चलते हैं। इसको इस प्रकार से समझिएगा, यदि विवाह के बाद पत्नी जो है अपनी पति के साथ पति के माँ बाप के घर में रहना शुरू कर दे, वापस देखिए बोल रहा हूँ, यदि पत्नी है जो विवाह के पश्चात पति के घर उसके माता पिता के साथ रहना शुरू कर दे, माता पिता के घर में रहना शुरू कर दे, तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हमारे हिंदू समाज और देखिए मुस्लिम समाज हो या भारतीय अधिकतर परिवारों में है जो पितृस्थानीय परिवार की परंपरा है। मातृस्थानीय परिवार कौन सा होगा, इसके देखिए विपरीत हो गया। मातृस्थानीय परिवार होगा जब शादी के बाद में जो पति है अपने पत्नी के साथ पत्नी के माँ बाप के घर में रहना शुरू कर दे, यानी पति जो है जब अपने ससुराल में रहना शुरू कर दे, यानी पत्नी के घर में रहना शुरू कर दे, उसके माँ बाप वाले घर में रहना शुरू कर दे, जिसको हम सामान्य भाषा में घर जवाई कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। मालाबार के नायर, खासी, गारो जनजातियों में इस प्रकार का परिवार पाया जाता है। अब देखिएगा नवस्थानीय परिवार कौन सा होगा, विवाह संपन्न होने के पश्चात जो पति पत्नी है वो अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अन्य घर बना लेते हैं, एक नया घर बना करके रहते हैं, वो किसी के साथ में भी नहीं रहते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगला जो है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। ऐसा परिवार होगा जिसमें जो विवाह के पश्चात पति पत्नी जो हैं दोनों के माँ बाप में से किसी के साथ में भी रहने को स्वतंत्र हो, यानी बाध्यता नहीं है। यहाँ बाध्यता है कि पितृ के घर पे रहेंगे तो पितृस्थानीय, माता के घर पे रहेंगे तो मातृस्थानीय, यानी पत्नी वाले घर में रहेंगे तो मातृस्थानीय। लेकिन अगर वो एक नए स्थान पे चले गए तो देखिए नवस्थानीय हो गया, लेकिन मातृ पितृ यानी ऐसी कोई बंदिश नहीं, वो चाहे तो पति के घर में रहें और अगर चाहें तो पत्नी के घर में रहें। इसके बाद में देखिए जो अगला प्रकार माना गया है वो मामा स्थानीय या मातुल स्थानीय परिवार है। ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें विवाह के पश्चात जो पति पत्नी है अपने पति के, इसको ध्यान दीजिएगा, पति के मामा के घर पे रहना शुरू कर दें, तो इस प्रकार के परिवार को मातुल स्थानीय या मामा स्थानीय परिवार कहते हैं। पति के मामा के घर पे रहना शुरू कर दें तो वो मामा स्थानीय परिवार हो गया। उभय या द्विस्थानीय परिवार हम किसे कहेंगे, जब ऐसा परिवार है कि पति पत्नी जो हैं अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं, यानी पति अपने घर में रहता है और पत्नी अपने मम्मी पापा के घर में जब वो रहते हैं, तो उसे हम उभय या द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। इसमें देखिएगा पति जो है वो पत्नी के घर रात को चला जाता है, सुबह उठते ही सब अपने अपने घर पे चले जाया करते हैं, तो इस प्रकार का जो परिवार है उसे उभय स्थानीय परिवार के नाम से जानते हैं। जहाँ पर पति पत्नी दोनों अपने अपने मूल घरों में ही रहते हैं उसे हम उभय स्थानीय परिवार कहते हैं। केरल और लक्षद्वीप में इस प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में वंश नाम के आधार पर अगर हम बात करें तो पितृवंशीय है। पितृवंशीय परिवार कौन सा होगा, जिसमें वंश परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले, वंश परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले तो उसे पितृवंशीय परिवार कहते हैं। और इसमें जो उत्तराधिकारी जो बनता है पिता के बाद उसका पुत्र ही बनता है, तो ऐसे परिवार को हम पितृवंशीय परिवार कहते हैं।
मातृवंशीय परिवार कौन सा होगा? जिसमें जो वंश है, जो परंपरा है, वो माता के वंश के अनुसार चले, यानी माता के मरने के बाद उसकी जो उत्तराधिकारी है वो उसकी पुत्री बनी, यानी जो सारा कार्य होगा वो माता के नाम से होगा और माता के बाद में पुत्री जो है उस परिवार की प्रधान या मुखिया बनती हैं। उभयवादी परिवार कौन से होंगे? उभयवादी जो परिवार हैं वो ऐसी वंश परंपरा होगी जो माता पिता दोनों के वंश के आधार पर चले, यानी जिनमें दोनों के नाम शामिल हों, तो वो उभयवादी आ गए। द्विनामी परिवार कौन सा होगा? ऐसा परिवार होता है जिसमें एक व्यक्ति का एक समय में दादा और नानी दोनों से संबंध होता है, तो दादी और नाना के संबंध को तो छोड़ दिया जाता है, दादी और नाना के संबंध को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन दादा और नानी का संबंध जो है वो बना रहता है। तो ऐसे परिवार को हम द्विनामी परिवार के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विवाह के आधार पर जो परिवार बांटे गए हैं, जिसमें हम पहली बात करते हैं एक विवाही परिवार या एक पत्नीक परिवार। ऐसा परिवार जिसमें एक पति और एक पत्नी रहते हैं, यानी एक पति की एक पत्नी है, यानी एक पति और पत्नी जहां साथ रहते हैं, उस परिवार को हम एक विवाही परिवार, जिसमें विवाह एक ही हुआ है, उसे हम एक पत्नी परिवार के नाम से जानते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ ऐसे ही परिवार भारत में देखने को मिलते हैं। बहु परिवार कौन सा होगा? जिसमें या तो पतियों की संख्या ज़्यादा है या पत्नियों की संख्या ज़्यादा है, या तो पतियों की संख्या एक से ज़्यादा है या पत्नियों की संख्या एक से ज़्यादा है। तो इसे हम बहुपत्नीक परिवार, बहुपति परिवार और समूह परिवार के रूप में भी बांटते हैं। बहुपत्नीक परिवार कौन सा होगा? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या कम है और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ बहुपत्नीक परिवार हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या होगा? एक पति अपनी कई पत्नियों के साथ में एक परिवार में रहता है, तो उसे हम बहुपत्नीक परिवार के नाम से जानते हैं। बहुपति परिवार कौन सा होगा? कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है कन्याओं की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या कम है, तो वहाँ बहुपति परिवार भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे परिवार जहाँ पर एक पत्नी अपने कई पतियों के साथ में रहती है, यानी पत्नी एक है लेकिन पतियों की संख्या ज़्यादा है। अब ये पति भाई हो सकते हैं आपस में और नहीं भी हो सकते हैं। इसे आधार पर हम इसे भ्रातृक बहुपति परिवार और अभ्रातृक परिवार के रूप में भी मानते हैं। भ्रातृक तो वो होंगे जिसमें सभी पति आपस में भाई हो, जैसे जो थे पांडव थे, उसी प्रकार से अभ्रातृक जो होंगे वहाँ पर जो पति है वो आपस में भाई नहीं हुआ करते, इसे हम अभ्रातृक बहुपरिवार के नाम से जानते हैं। समूह परिवार भी होता है। समूह परिवार कौन सा होगा? जिसमें ऐसा परिवार होगा जो किसी पुरुषों के समूह का विवाह जब किसी स्त्री के एक समूह के साथ हो जाए, यानी सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हों और सभी स्त्रियों के सभी पुरुषों की समान रूप से पत्नियां हों, यानी पति पत्नियों का एक समूह है, संख्या बराबर है। तो इस प्रकार का जो, यानी पतियों के एक समूह का विवाह, यानी पुरुषों के एक समूह का विवाह जो स्त्रियों के एक समूह से होता है, तो ऐसे विवाह को हम समूह विवाह के नाम से जानते हैं। और ऐसा जब परिवार के रूप में रहते हैं साथ में, तो इसे हम समूह परिवार के रूप में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ एक परिवार हैं जो इस प्रकार के परिवार माने जाते हैं। लिंटन के अनुसार हम देखें तो दो प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं, समरक्त परिवार हैं और विवाह संबंधी परिवार हैं। समरक्त परिवार कौन से होंगे? जिसमें एक ही रक्त संबंध से जुड़े हुए जो लोग हैं वो साथ में रहते हैं, तो ऐसे परिवारों को हम समरक्त परिवार के नाम से जानते हैं। विवाह संबंधी परिवार जो होंगे, जो विवाह एवं रक्त संबंध से बनने वाले जो परिवार होते हैं, उन्हें हम विवाह संबंधी परिवारों के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए विवाह के संबंध में, तो विवाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उद्वह। उद्वह अर्थात वधू को वर के घर लेकर के जाना। उद्वह का अर्थ जो होगा वधू को वर के घर लेकर के जाना, ये शाब्दिक अर्थ माना जाता है। इसमें जो है दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश की सामाजिक, धार्मिक व कानूनी जो मान्यता है वो दी जाती है, तो हम इस संस्था को विवाह के रूप में देखते हैं। विवाह के उद्देश्य क्या हैं? देखिएगा, विवाह जो है वो संतानोत्पत्ति की एक सामाजिक, धार्मिक और कानूनी मान्यता है, जो दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की और संतानोत्पत्ति करने की मान्यता देती है। कानूनी मान्यता भी है, धार्मिक मान्यता भी है और सामाजिक मान्यता भी है। सभी
प्रकार से उनके जो यौन संबंध है उनको मान्य माना जाता है और उनसे उत्पन्न जो संतान है उनको भी मान्य माना जाता है। तो इस प्रकार की जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था की जाती है उसे विवाह यानी मैरिज के नाम से जानते हैं। विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? तो मर्डोक के अनुसार जो है यौन इच्छाओं की संतुष्टि, संतानोत्पत्ति और आर्थिक सहयोग, पति पत्नी का आर्थिक सहयोग जो है वो इसके उद्देश्य होते हैं। इसके बाद में गिलिन ने भी विवाह के कुछ उद्देश्य बताए हैं, जैसे पति पत्नी में यौन संबंधों की स्थापना, पति पत्नी में आर्थिक सहयोग की स्थापना, भावनात्मक संबंधों की स्थापना, वंश या नातेदारी की स्थापना में योगदान और संतानोत्पत्ति द्वारा परिवार की स्थापना की जाती है। ये विवाह के उद्देश्य माने गए हैं मर्डोक के अनुसार और गिलिन के अनुसार। अगर प्रश्न पूछा जाए तो इस हिसाब से उसका आंसर आपको करना है। जिन साधनों द्वारा मानव समाज में यौन संबंधों का नियमन करना है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। यानी जिन ऐसे साधन जिनके द्वारा यौन संबंधों का नियमन किया जाता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है, ऐसा कहने वाले थे गिब्स। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। विवाह क्या है? एक संस्था है, सामाजिक संस्था है, जिसके द्वारा जो स्त्री और पुरुष है वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, ऐसा कहने वाले थे बोगार्ड्स। इसके बाद में देखिएगा हम बात करें कि विवाह संबंधी कुछ नियम है उनकी बात अपने कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अंतर्विवाह की। तो विवाह का ये एक ऐसा नियम है कि जो विवाह होगा वो अपने या समूह या अपने ही जाति के अंदर होता है। यानी जीवन साथी का जो चुनाव है उसको अपने समूह या जाति में करने के लिए ही जब बाध्य कर दिया जाए तो उसे हम अंतर्विवाह के नाम से जानते हैं। बहिर्विवाह ये एक ऐसा नियम है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने समूह या जाति के बाहर, कई समाजों में तो 5 गोत्र 4 गोत्र को छोड़ करके जब शादी विवाह की जाती है तो उसे हम बहिर्विवाह के नाम से जानते हैं। एक तो अपनी जाति के अंदर करेगा, उसके अंदर कुछ गोत्र वगैरह को टाला भी जा सकता है। इसमें जो है वंश या गोत्र बहिर्विवाह हमें देखने को मिलता है। यानी भारतीय समाज के अंदर जो है प्राचीन भारत से ही चल रहा है, गोत्र विवाह नहीं होते हैं, गोत्र बहिर्विवाह हमें देखने को मिलता है। यानी एक ही गोत्र वाले व्यक्तियों का जो पुरुष स्त्री का विवाह नहीं होता है। टोटम, जैसे हम कहें कि टोटम का तात्पर्य होता था कोई किसी धर्म के अंदर एक वस्तु को आराध्य मान लेना, तो उसे हम टोटम कहते थे। और उस टोटम को मानने वाले जो लोग हैं वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते थे, इसे हम टोटम बहिर्विवाह के नाम से जानते थे। ग्राम बहिर्विवाह क्या होगा? ग्राम के अंदर गांव के निवासी जो हैं आपस में विवाह नहीं कर सकते। पंजाब के कुछ गांव में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। सहपिंड बहिर्विवाह, यानी भारत में सामान्यतः माता पिता के कुछ पक्ष की कड़ियों के अंदर आपस में विवाह नहीं किया जा सकता, जहां पिंडदान साथ होता है, तो इसको सहपिंड बहिर्विवाह कहते हैं। यानी माता पिता की रिश्तेदारी में सामान्यतः विवाह नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करें विवाह के प्रकारों के विषय में, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुल के आधार पर अगर हम बात करें तो अनुलोम और प्रतिलोम 2 विवाह, इनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये कुलीन है। इसमें क्या होगा? उच्च वर्ग का तो है लड़का और निम्न वर्ग की है कन्या। प्रतिलोम में उल्टा हो जाएगा, निम्न वर्ग का लड़का है और उच्च वर्ग की जो कन्या है। तो ऐसे विवाह को हम अनुलोम कहेंगे जब जो लड़का है वो उच्च वर्ग का है, और प्रतिलोम हम कहेंगे जब जो लड़का है वो निम्न वर्ग का है। इसके बाद में हम बात करें सलिंग सगोत्र सहोदरोज जो विवाह है, तो इसमें चचेरे और मौसेरे भाई बहन का जो विवाह होता है उसे हम सलिंग या सगोत्र सहोदरज के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा विलिंग या विगोत्र सहोदरज, ये क्या होता है? ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह। सहोदरज यानी एक ही पेट से जन्म इनका अपने मानते हैं, जैसे चचेरे और मुसेरे हो गए। विलिंग या विगोत्र जो हो गए, जो जैसे ममेरे हो गए फुफेरे हो गए, इनको अपने मान करके चलते हैं। बुआ की लड़की से विवाह करना विगोत्र में आता है। और 2 बहनों या 2 भाइयों के बीच में जब शादी विवाह हो जाता है, जैसे मौसेरे हैं चचेरे हैं वो भाई बहन ही हैं, तो उसे हम सलिंग या सगोत्र सहोदरज के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा देवर विवाह या द्विवर विवाह
कौन सा होगा? यदि स्त्री विधवा हो गई है तो वो अपने पति के भाई से विवाह करती है, छोटे भाई से करती है, तो हम उसे देवर विवाह के नाम से जानते हैं। शाब्दिक अर्थ ही है देवर यानी द्विवर यानी दूसरा पति ही हम उसे कहा करते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। पति भगिनी विवाह या साली विवाह, ये कौन सा होगा कि जब पत्नी की मृत्यु हो गई और जो उसकी बहन से, अगर पत्नी की बहन से दूसरा विवाह कर लिया जाए तो उसे हम साली विवाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा विवाह के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे एक विवाही प्रकार, एक पत्नी वाला, बहु विवाह जिसमें पति या पत्नियों की संख्या ज़्यादा हो। हम इसमें बहुपत्नीक, बहुपति समूह की भी बात करते हैं। ये सारी बातें हम पीछे बात कर चुके हैं परिवार के संबंध में। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदू विवाहों के जो प्रकार हैं। यहाँ से आपसे अधिकतर प्रश्न पूछने की संभावना है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह हम किसे कहेंगे? ये सबसे उत्तम माना जाता है ऐसा विवाह जो धार्मिक रीति रिवाजों से संपन्न हो। इसमें 3 बातें मुख्यतः मानी जाती हैं, जैसे माता पिता की स्वीकृति होती है, दहेज नहीं दिया जाता है और इस प्रकार के विवाह के अंदर सभी धार्मिक संस्कारों को संपन्न किया जाता है। तो ब्रह्म विवाह हम इसे कहते हैं, जैसे शंकर पार्वती का जो मैरिज था। इसके बाद में अगला विवाह जो आता है देव विवाह, जब कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है और जो ब्राह्मण है वो उस यज्ञ का सही ढंग से संपादन कर दे तो जो उसकी कन्या है उसका विवाह ब्राह्मण के साथ में कर दिया जाए, तो ऐसे विवाह को हम देव विवाह के नाम से जानते हैं। जब कोई कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है और ब्राह्मण जो है उस यज्ञ को सही ढंग से संपन्न कर दे तो अपनी जो कन्या है उसका जो विवाह है वो उस ब्राह्मण के साथ में कर दिया जाए, तो ऐसे विवाह को हम देव विवाह के नाम से जानते हैं। अगला विवाह आर्ष विवाह, इसके अंदर जो है कन्या का पिता वर से एक जोड़ी बैल प्राप्त करता है और विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को हम जो है आर्ष विवाह के नाम से जानते हैं। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य कौन सा होगा? कन्या के पिता द्वारा जब यज्ञशाला में बैठकर वर को आदेश दिया जाता है कि अब वर वधू साथ मिलकर समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे, तो ऐसे जो विवाह है उसे प्रजापत्य के नाम से जानते हैं। ये चारों जो है ये मान्य होते हैं, ये उत्तम प्रकार के विवाह माने जाते हैं। इसके बाद में जो अगले 4 प्रकार आते हैं, कुल 8 प्रकार हैं, जिसमें असुर विवाह। असुर विवाह कौन सा होगा? कन्या का पिता है जो वर से वधु मूल्य प्राप्त करता है, यानी जब कन्या का पिता वर से कुछ पैसा वसूल करता है, धन संपत्ति वसूल करता है, उसका मूल्य प्राप्त करता है, कन्या विक्रय विवाह भी हम इसे कहते हैं, तो वो असुर विवाह की श्रेणी में आता है। गंधर्व विवाह कौन सा होगा? जो लव मैरिज है उसे ही हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं, जिसमें जब वर व कन्या बिना शादी विवाह के संस्कार के एक दूसरे के साथ इच्छापूर्वक रहना शुरू कर दे तो गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। राक्षस जो विवाह है या क्षत्रिय विवाह कौन सा होगा? जब जो है शक्ति द्वारा झगड़ा करके, छीना झपटी के द्वारा कन्या का अपहरण करके जब उसे विवाह किया जाता है तो उसे हम राक्षस विवाह के नाम से जानते हैं। पैशाच विवाह कौन सा होगा? सबसे अधम और नीच माना जाता है। इसमें जब कोई सोई हुई कन्या है, उन्मत्त कन्या है, मानसिक रूप से असंतुलित कन्या है, उससे जबरदस्ती करके अगर विवाह किया जाता है तो उसे हम पैशाच विवाह के नाम से जानते हैं। पहले जो 4 हैं वो उत्तम और अंतिम 4 के जो प्रकार हैं, ये वाले जो हैं अधम प्रकार के विवाह माने जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जनजातियों के विवाह, ये कौन से होते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले बात के परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह कौन सा होगा? इसमें जो है पति पत्नी शादी से पूर्व कुछ समय एक दूसरे के साथ में रहते हैं ताकि वो एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और वो सारे वैवाहिक सुख प्राप्त करने के अधिकारी भी होते हैं। जब दोनों एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है। ऐसे विवाह को हम परिवीक्षा विवाह के नाम से जानते हैं। हरण विवाह कौन सा होगा? जब जो युवक है वो कन्या के भाई या पिता की सहमति के बिना अगर विवाह करता है तो उसे हम हरण विवाह के नाम से जानते हैं। नागा, भील, गोंड, संथाल जो जनजातियां हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह में क्या होगा? इसमें जो पुरुष है उसके सास और सौरे की परीक्षा ली जाती है और खरा उतरने पर जो पुत्री का
जो विवाह है वो उसके साथ में कर दिया जाता है। ऐसे जो है बेल को मंचो और खासी के अंदर इस प्रकार के विवाह हमें देखने को मिलते हैं। क्रय विवाह कौन सा होगा? कन्या मूल्य के द्वारा किया जाने वाला जो विवाह है उसे हम क्रय विवाह के नाम से जानते हैं। कुछ पुरुष ऐसे भी होंगे, वर होंगे जो वधु मूल्य नहीं दे सकते, तो वो फिर सास ससुर के घर पे रहना शुरू कर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो जब जो विवाह किया जाएगा उसे हम सेवा विवाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा विनिमय या आटा सट्टा या दूध लौटावा भी हम इसको कहते हैं। ये विवाह कौन सा होगा? ये वधु मूल्य से बचने का एक अच्छा तरीका है। इसमें क्या होगा, दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लें। जैसे एक परिवार के अंदर एक लड़का एक लड़की है, दूसरे परिवार के अंदर भी एक लड़का एक लड़की है, और वो आपस में जब उनके विवाह कर दिए जाएं तो ऐसे विवाह को हम आटा सट्टा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हठ विवाह कौन सा होगा? जब लड़की अगर किसी लड़के से विवाह करना चाहती है तो वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाती है और उसके घर में तब तक रहती है जब तक उसकी शादी न कर दी जाए और उसे वधू न मान लिया जाए। लड़की लड़के के घर में घुस जाती है और तब तक रहती है जब तक वो उसको वधू स्वीकार न कर ले। उसके बाद में देखिएगा अगला जो हमारा एक टॉपिक है उसकी हम बात करें, लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता हम किसे कहते हैं दोस्तों? लैंगिक संवेदनशीलता का तात्पर्य है स्त्री पुरुष दोनों के प्रति समभाव अनुभव करना, यानी स्त्री पुरुष को कार्य और योग्यताओं के आधार पर समान समझना ही लैंगिक संवेदनशीलता की श्रेणी में आता है। असंवेदनशीलता किसे कहेंगे? जब स्त्री पुरुष के आधार पर कार्य व्यवहार परंपराओं का बंटवारा किया जाए तो उसे असंवेदनशीलता हम कहते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि सभी समाज और समुदायों के अंदर लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार किए जाए, यानी लड़के और लड़कियों की भूमिका में कोई अंतर नहीं किया जाए, यानी काम के मामले में जो महिलाओं को पुरुषों से कम मूल्यवान समझा जाता है उसकी बात न की जाए। हर व्यक्ति के काम को पुरुष और महिला के आधार पर न अंकन किया जाए बल्कि दोनों के कार्य को समान रूप से वैल्यू किया जाए, तो उसे हम लैंगिक संवेदनशीलता के नाम से जानते हैं। न तो शारीरिक आधार पर हमें उसके काम को अलग अलग रूप से बांटना है। तो लैंगिक संवेदनशीलता को हम इसी प्रकार से समझते हैं कि यदि हम स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समभाव रखते हैं, उन्हें एक जैसे भावों से देखते हैं, उनमें स्त्री पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, ऐसा नहीं कहते कि स्त्री के आधार पर उसके कामों को हम कम मान लें कि इसके तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि औरतों के कोई काम नहीं होते हैं, ऐसा न मान करके जब पुरुष और स्त्री के कामों को बराबर महत्व दिया जाता है तो उसे हम लैंगिक संवेदनशीलता के रूप में देखते हैं। और लैंगिक असंवेदनशीलता जब हम कहेंगे कि स्त्री पुरुष के आधार पर कार्य व्यवहार और परंपराओं का बंटवारा किया जाने लगे तो इसे हम असंवेदनशीलता के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करें जो हमारा अंतिम टॉपिक है, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन। ग्रामीण जीवन हम किसे कहेंगे? ग्रामीण जीवन एक ऐसा सामुदायिक जीवन है जो अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल और समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ग्रामीण जीवन वो होगा जो गांव में रहता है। गांव कौन सा होगा? गांव हम उसे कहेंगे जहां एग्रीकल्चर वर्क होता है, जहां कृषि आधारित कार्य होते हैं, उसे हम ग्राम कहते हैं। और ग्राम का जो सामुदायिक जीवन है उसे ग्रामीण जीवन के रूप में देखते हैं, जो हमारी अनौपचारिक और प्राथमिक और आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा जो जीवन है वो ग्रामीण जीवन के रूप में देखा जाता है। कैसे पहचानेंगे, इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा। इसमें आपको संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। गांव में आपको क्या मिलेंगे? संयुक्त परिवार मिलते हैं। यहाँ का जो समाज होगा वो जाति प्रथा पर आधारित होगा, जाति को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और स्त्रियों की जो दशा है वो काफ़ी निम्न हमें देखने को मिलती है। जनमत को महत्व दिया जाता है, यानी यहाँ जो परिवार होंगे, जो डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं, सरपंच यानी पंचों का जो डिसीजन होगा, जनमत जो है गांव का जो जनमत होता है उसके आधार पर जो है डिसीजन लिए जाते हैं, उनको महत्व दिया जाता है। गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर होता है, ग्रामीण जीवन की सारी आवश्यकताएं वहीं पूर्ति कर दी जाती है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होगा और पशुपालन होगा। गाँव हम कहते ही उसे हैं जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि के रूप में हो। यहाँ जजमानी प्रथा पाई जाती है। जजमानी प्रथा कौन सी होती है? जैसे नाई हो गया या फिर जो है
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेवा देता है और उस सेवा के बदले में दूसरा व्यक्ति भी उसको सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। जैसे जो नाई है वो किसी जजमान के घर पे आता है, उसकी सेवा करता है, बाल काटता है और उसके बदले में जब अनाज निकाला जाता है तो उसको गेहूं वगैरह दे दी जाए। तो ऐसी प्रथा को जजमानी प्रथा के रूप में हम देखते हैं। इसके बाद में इनका जो जीवन होता है वो बहुत ही सादा और सरल जीवन होता है, ग्रामीण जीवन। इसके बाद में देखिएगा परंपरा व धर्म को यहाँ अधिक महत्व दिया जाता है। परंपराएं ज़्यादा हैं, धर्म का महत्व यहाँ थोड़ा ज़्यादा, धार्मिक लोग यहाँ के ज़्यादा होते हैं। और परिवार जो है उत्पादक इकाई के रूप में होते हैं, परिवार ही प्रोडक्टिव होते हैं यहाँ पर। प्रकृति से बड़े घनिष्ठ होंगे, क्योंकि कृषि कार्य होता है तो प्रकृति से घनिष्ठ होना तो स्वाभाविक है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये जो है इनमें भाग्यवादिता देखने को भी मिलती है, सारे कार्य भाग्य पे डाल देते हैं। शिक्षा की स्थिति भी थोड़ी निम्न होती है, जीवन स्तर शहरों की तुलना में निम्न होते हैं और स्त्रियों की स्थिति भी निम्न देखने को मिलती है। सामाजिक जीवन में यहाँ का सारा सामाजिक जीवन है, जो सामाजिक जो रीति रिवाज हैं वो लगभग आपको एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा जो समस्या है कि गांवों से शहरों की ओर पलायन भी हो रहा है, इसके क्या कारण है? तो कृषि का पिछड़ता स्वरूप भी इसका कारण है। कुटीर जो गांव के उद्योग थे उनका पतन हो गया, जनसंख्या ज़्यादा हो गई और रोजगार कम हो गए गाँव के अंदर, इसलिए भी शहरों की तरफ जाना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि में बार बार नुकसान होता रहता है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं भी इसका एक कारण है। गांव के अंदर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं और बहुत सारी मनोरंजन की सुविधाएं भी नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कम होती है, इसलिए भी जो है पलायन किया जाता है। सामाजिक तनाव भी एक पलायन का मुख्य कारण माना जाता है। समाज के अंदर कोई तनाव हो गया, क्योंकि ये सारे सामाजिक जीवन में एक रूपता पाई जाती है। अगर कोई गांव में सामाजिक तनाव हो गया तो भी गांव से जो है शहरों की तरफ पलायन देखने को मिलता है। शहरीकरण यानी शहर कौन सा होगा? ऐसी संस्था होती है शहर के अंदर कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग या अन्य कार्य जहाँ होते हैं। नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ अधिकतर जो निवासी हैं कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग भी करते हैं, यानी कृषि बहुत कम होगी, ज़्यादा जो रोल होगा वो अन्य उद्योगों का, अन्य कार्यों का हुआ करता है, तो उसे हम शहर कहते हैं और ऐसे जीवन को शहरी जीवन के नाम से जानते हैं। जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि वह गाँव, और जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हो तो वह शहर कहलाता है। बड़ी अच्छी परिभाषा है विल्कोक्स की कि जहाँ कृषि है वो गांव है, जहाँ कृषि के अलावा कोई काम होता है तो वो शहर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए शहरी समुदाय की विशेषताएं क्या होंगी? शहरी जो समुदाय है वहाँ पर आपको सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं कई प्रकार की, साथ ही जीवन जो होगा वो कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होता है, मतलब जो रिश्ते संबंध भी वो होंगे वो ज़्यादातर आपको दिखावे के रूप में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ जो संबंध होंगे वो प्राथमिक संबंधों की बजाय द्वितीयक संबंध आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द्वितीयक संबंधों को प्रधानता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है तो इस कारण जो है घनिष्ठ संबंध यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेंगे। औपचारिक संबंध देखिए ज़्यादा होते हैं, अनौपचारिक संबंध यहाँ हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद में देखिएगा श्रम विभाजन या विशेषीकरण, यानी कार्यों का विशेषीकरण होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, यानी व्यक्ति जो है कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। विशेषीकरण जो है जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको जन्म देता है, आपस में लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। श्रम विभाजन भी यहाँ की मुख्य विशेषता होती है। इसके बाद में अधिक जनसंख्या, गाँव के बजाय जनसंख्या ज़्यादा होगी और अलग अलग प्रकार की होगी, विषम रूपता भी यहाँ दिखाई देगी, यानी अलग अलग जातीय धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। विभिन्न वर्गों का निवास, अलग अलग वर्गों के निवास, जैसे उच्च वर्ग के लोग भी यहाँ मिलेंगे, मध्यम वर्ग के लोग भी मिलेंगे, निम्न वर्ग, यानी तीनों वर्गों के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्वास्थ्य और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं गांवों की बजाय ज़्यादा होती हैं, सुरक्षा की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। देखिए मनोरंजन के लिए थिएटर हैं और बहुत सारी सुविधाएं, यहाँ पर पार्क हो गए और बहुत सारी सुविधाएं इस प्रकार की जो है हमें शहरों में देखने को मिलती हैं। और व्यवसाय की संख्या भी ज़्यादा है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक वर्ग हैं, सुरक्षा, और यहाँ का जो जीवन है वो तार्किक जीवन होता है। धर्म के बजाय ये तर्क को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण से कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, वर्ग संघर्ष है, बाल अपराध है, बेरोजगारी है और गरीबी है, वेश्यावृत्ति है, प्रदूषण है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं भी शहरों के अंदर इन्हीं के कारण जो है जन्म भी ले लेती हैं। शहरों
कि अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ समस्या जो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी वो है गंदी व मलिन बस्तियाँ, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों के रहने के पास रहने के लिए जो जगह है वो कम है, इसलिए गंदी व मलिन बस्तियाँ जो कच्ची बस्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। प्रदूषित जल यानी जल आपूर्ति और जल की निकासी की जो व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से न होने के कारण प्रदूषित जल भी आपको देखने को मिलता है। मानसिक बीमारियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, इसलिए शहरों में मानसिक बीमारियां आ जाती हैं। इसी के साथ दंगे हैं, मदिरापान है, ऐसी परिस्थितियां भी इसी के कारण उत्पन्न होती हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। और वाहनों के कारण, इंडस्ट्रीज़ के कारण वायु जो प्रदूषण है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जल प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हो रही है, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो गई और हॉस्पिटल्स वगैरह भी कम हैं। साथ ही साथ कुटीर उद्योग जो थे, छोटे उद्योग जो है समाप्त होते जा रहे हैं। मशीनी युग के कारण बेरोजगारी भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जाति प्रथा में देखिए शिथिलता आ चुकी है, धार्मिक शिथिलताएं आ गई। इस कारण से क्या हो गया, व्यभिचार में भी वृद्धि होती है, अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। ये कुछ एक शहरी जीवन की समस्याएं हैं, शहरीकरण की समस्याएं हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल अतुल्य आर्यस या हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है atulyarys.in वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना, क्योंकि हमारी मेहनत डिपेंड करती है आपके लाइक और शेयर के ऊपर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।